Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to learn about one more important DSA concept called two-dimensional or 2D arrays. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब ऑलरेडी C++ के अंदर वी हैव लर्नड एक्सटेंसिवली अबाउट वन डायमेंशनल और आर नॉर्मल सिंपल प्लेन एरेज एंड वी हैव डन काउंटलेस क्वेश्चंस ऑफ सिंपल एरेज. आज के चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एरेज विच इज रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ DSA कॉन्सेप्ट्स. 2D एरेज को जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर वी ऑल्सो कॉल देम मैट्रिक्स और मैट्रिसेस. अब 2D एरेज इज बेसिकली लाइक अ टू डायमेंशनल टेबल. अगर हमें कभी भी एक टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करना होता है, मतलब जिसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रोज हैं एंड कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स हैं, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल एरेज. फॉर एग्जाम्पल, हमें इस तरीके का डेटा अपने कोड के अंदर स्टोर करना है वेयर वी हैव सम रोज एंड सम कॉलम्स. अब ये जो टेबल लाइक फॉर्मेट है इसे हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, 2D एरे भी कह सकते हैं. और इस टेबल लाइक फॉर्मेट के अंदर हमारे पास रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं. रोज कहने का मतलब है जो हॉरिजॉन्टली हमारी पास लाइंस होती हैं. सो दिस बिकम्स आर रो 0, दिस बिकम्स आर रो 1, दिस बिकम्स आर रो 2 एंड दिस बिकम्स आर रो 3. जैसे हमारे पास रोज होती हैं वैसे हमारे पास कॉलम्स होते हैं. जो डेटा यहाँ पर स्टोर होता है उसे हम कहते हैं कॉलम 0, दिस इज माई कॉलम 1, दिस इज माई कॉलम 2. एंड रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एक 2D एरे के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं. तो हमने यहाँ पर जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है इसके अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की बात करें तो रोज की टर्म्स में हमारे पास 1 2 3 4 रोज हैं एंड कॉलम्स की टर्म्स में हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स हैं. तो C++ के अंदर इसी मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हम लिख सकते हैं इंटीजर एंड वी कैन कॉल दिस अ मैट्रिक्स, जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम अपने टोटल नंबर ऑफ रोज लिखते हैं एंड उसके बाद हम अपने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं. जैसे नॉर्मली अगर हम एक एरे को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरीके से अपने एक एरे को C++ के अंदर डिफाइन करते हैं. अब क्योंकि एरे के अंदर तो हमारा जो एरे होता है वो वन डायमेंशनल होता है, यानी उसके अंदर सिंगल लीनियरली हमारा डेटा स्टोर होता है. पर 2D मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज भी होती हैं एंड हमारे पास कॉलम्स भी होते हैं, तो इसीलिए वी हैव टू यूज 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लिए इंटरनली मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाएगा. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम चाहें तो अपना डेटा स्टोर करा सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लेट्स सपोज हमें अपने नंबर्स को कुछ इस तरीके से स्टोर करवाना है, तो हमारे नंबर्स हमारी 2D मैट्रिक्स में इस तरीके से स्टोर होकर आ जाएंगे. If we want, we can also initialize our matrix with some initial data, just like we do for a simple array. तो एक बार एक matrix को create करते हैं in our code. This is a plain boilerplate C++ code. इसके अंदर अगर हमें एक matrix को define करना है या एक 2D array को define करना है तो उसे हम नाम दे सकते हैं matrix, and इसके अंदर हम अपना size define कर सकते हैं कि हमें 4 rows चाहिए and हमें 3 कॉलम्स चाहिए. तो इस तरीके से हमने अपनी 2D मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया है. अब जनरली जब हम एक 2D एरे को क्रिएट करते हैं हम उसके साथ उसके टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को भी स्टोर करते हैं. तो जैसे हम किसी नॉर्मल फंक्शन को अपना एरे पास करते हैं तो एरे के साथ उसका साइज भी जाता है, वैसे ही जब हम मैट्रिक्स को किसी फंक्शन को पास करेंगे 2D एरे को तो उसके साथ हम उसके टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को भी पास ऑन करते हैं. एंड इफ वी वांट हम अपनी मैट्रिक्स को इन सारी वैल्यूज के साथ इसी फॉर्मेट में इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. इनिशियलाइज करने के लिए जैसे हम नॉर्मल एरे को इनिशियलाइज करते हैं, इंटीजर एरे ऑफ साइज 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. तो नॉर्मल एरे का इनिशियलाइजेशन ऐसे होता है, सिमिलर वे में हमारी 2D मैट्रिक्स का इनिशियलाइजेशन होता है. इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम बेसिकली अपने पेरेंथेसिस लिखते हैं. अब पेरेंथेसिस के अंदर हम इंडिविजुअल रो को एक इंडिविजुअल एरे की तरह ट्रीट करते हैं, यानी फर्स्ट जो हमारी रो है इसका इनिशियलाइजेशन अलग पेरेंथेसिस में होगा, उसके बाद हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स को पास करेंगे, देन थर्ड रो के एलिमेंट्स को पास करेंगे एंड सो ऑन. तो एक और पेयर ऑफ पेरेंथेसिस लेकर आएंगे. यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, then we have 7 8 and 9 and 10 11 12. तो इस तरीके से हमारे 4 डिफरेंट रोज का डेटा इंडिविजुअली हमने पास ऑन कर दिया है. सो दिस इज बेसिकली हाउ वी क्रिएट अ 2D एरे. अब 2D एरे को अगर हमने क्रिएट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, तो उसके बाद उसके एलिमेंट्स को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं. एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम अपना सेल ट्रैक करते हैं किसी भी 2D एरे के अंदर. सेल का मतलब होता है जैसे नॉर्मल एरे के अंदर हम सिंपली लिखते हैं एरे ऑफ इंडेक्स, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या 2D एरे के अंदर हमें पहले ये बताना पड़ता है कि हम कौन सी रो पर एंड कौन से कॉलम का डेटा है जिसको एक्सेस करना चाहते हैं.
जैसे फॉर एग्जाम्पल 2D एरे के जो रोज एंड कॉलम स्टार्ट होते हैं, अगर हम इस सेल की बात करें तो दिस इज 0,0. 0,0 कहने का मतलब है कि इसकी रो नंबर भी 0 है एंड इसका कॉलम नंबर भी 0 है. अगर रोज की बात करें तो दिस इज रो 0, दिस इज रो 1, 2 एंड 3. कॉलम्स की अगर बात करें तो दिस इज कॉलम 0, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2. तो किसी भी सेल की अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर रो एंड द कॉलम नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता करना है कि ये 8 कौन से सेल पर एग्जिस्ट करता है. तो 8 के लिए रो हो जाएगी 2 एंड कॉलम हो जाएगा 1. तो इसके लिए हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ 2,1. तो हमारे पास 8 प्रिंट होकर आ जाएगा. इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं. इफ आई सिंपली ट्राई टू सी आउट मैट्रिक्स ऑफ रो विच इज़ 2 एंड कॉलम विच इज़ 1, तो हमारे पास अपने इस गिवन मैट्रिक्स के लिए वैल्यू आनी चाहिए 8 के इक्वल एंड वी आर गेटिंग 8. तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हम चाहें तो जाकर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. सिंपल तरीके से हम चाहें तो उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं. जैसे 8 को लेट्स सपोज हम रिप्लेस करना चाहते हैं विद 18, तो हम सिंपली वैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे एक लीनियर एरे के अंदर परफॉर्म करते हैं. लेट्स क्लियर दिस एंड रन. तो इस बार हमारे पास 18 प्रिंट होकर आ जाएगा. अब जैसे एक नॉर्मल एरे के ऊपर वी कैन रन अ लॉट ऑफ लूप्स, वैसे ही 2D एरेज के ऊपर भी जो मेजॉरिटी ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हम अपने लूप्स को यूज़ करते हैं. लूप्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आउटपुट का एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस गिवन 2D एरे. अब इस एरे के अगर हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे. हम चाहते हैं कि हम अपने एलिमेंट्स को रो वाइज प्रिंट करवाएं. तो सबसे पहले हमारे पास 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए. फिर हमारे पास 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12. तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड लूप्स का यूज़ करते हैं जिसमें से सबसे पहला लूप हमारी मैट्रिक्स के लिए उसके रो नंबर को ट्रैक करेगा. हम रो 0 से स्टार्ट करेंगे तो आउटर लूप में सबसे पहले रो 0 पर जाएंगे, फिर रो 1 पर जाएंगे, फिर रो 2 पर जाएंगे, फिर रो 3 पर जाएंगे. तो हम एक आउटर लूप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 के साथ, आई रहेगा लेस देन आर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड आई को हर बार हम कर देंगे प्लस प्लस. तो इस तरीके से हर बार हमारा जो आई है दैट इज बेसिकली इक्वल टू आर पर्टिकुलर रो. उसके बाद जब हम एक रो के अंदर हैं, जब हमारी मैट्रिक्स के अंदर इफ दिस इज माय मैट्रिक्स वेरिएबल, तो इसके अंदर आई फिक्स हो गया, मतलब हमारी रो फिक्स हो गई. अब हमें नेक्स्ट चाहिए अपना कॉलम नंबर. तो कॉलम कैसे फाइंड करेंगे, इस रो के अंदर हम 0th कॉलम से स्टार्ट करते हैं C0 से, फिर हम फर्स्ट कॉलम पर जाएंगे, सेकंड पर जाएंगे एंड इस तरीके से बढ़ते रहेंगे जब तक हम सारे कॉलम्स को ट्रवर्स नहीं कर लेते. तो अपने इस लूप के अंदर हम एक और नेस्टेड लूप यूज़ करने वाले हैं जिसमें J की वैल्यू को हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, J लेस देन आर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड J को कर देंगे प्लस प्लस एंड इस तरीके से हमारी जो J की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द कॉलम नंबर. अब अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली सी आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ I, J, जिसमें I इज माई रो एंड J इज माई कॉलम नंबर. अब ये जो लॉजिक है ये बहुत ही आसान है. इनफैक्ट जो हमने पैटर्न्स वाला चैप्टर किया था, तो पैटर्न्स वाले चैप्टर के अंदर हमने इसी तरीके के लॉजिक बनाने सीखे थे कि किस तरीके से हम नेस्टेड लूप से अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो अगर हमने पैटर्न्स वाला चैप्टर देखा है देन दिस इज रियली अ सुपर ईजी लेवल लूप फॉर यू. तो एक बार अपनी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं. प्रिंट करवाने के लिए हम एक लूप चला सकते हैं फॉर इंटीजर I इक्वल 0, I लेस देन माई टोटल नंबर ऑफ रोज I प्लस प्लस and for integer J equal 0, J less than my total number of columns J plus plus. हर बार हमें पता है हमें C out करना है अपनी matrix of I, J को and इसे C out कर लेते हैं with some space. एंड जैसे ही सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने सी आउट कर दिया वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, सी आउट कर सकते हैं अपना एंड ऑफ लाइन. लेट अस सेव इट एंड रन. तो हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स 1 से लेकर 12 तक हमारे पास इस तरीके से सिंगल लाइन में प्रिंट होकर आ गए. अब अगर हमें चाहिए कि हर एक रो के बाद वी वांट टू गिव अ नेक्स्ट लाइन, कि एक रो के एलिमेंट्स एक ही लाइन के अंदर आने चाहिए, तो हम लॉजिकली सोच सकते हैं हमारी रो कहाँ पर ख़त्म होती है. हमें पता है कि ये लूप जो है हमारी एक रो के लिए एक बार चलेगा और उस रो के सारे कॉलम्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देगा. और जैसे ही ये लूप खत्म हो गया, अंदर वाला इनर लूप जैसे ही खत्म हो गया, मतलब हमारी एक रो खत्म हो गई. तो इनर लूप के बाद अगर हम सी आउट करवा दें एंड ऑफ लाइन, तो हमारी हर रो के एलिमेंट्स डिफरेंट लाइन पर प्रिंट होकर आ रहे होंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. तो यहाँ पर हम सी आउट करवा सकते हैं एंड ऑफ लाइन. लेट्स सेव इट एंड रन. तो इस तरीके से हर रो के एलिमेंट्स एक डिफरेंट लाइन पर हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएंगे. तो इस तरीके से 2D एरे के एलिमेंट्स को हमने आउटपुट कर दिया. सिमिलर वे में हम 2D एरे के एलिमेंट्स को इनपुट भी कर सकते हैं. इनपुट लेने के लिए कुछ नहीं करना, लूप वैसे ही रन करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम एक एलिमेंट को इनपुट करते रहें. तो लूप वैसे ही रन करना है, बस हम सी आउट की जगह इस बार सी इन यूज़ करेंगे. तो लेट अस कॉपी दिस लूप. यहाँ पर
ये जो 2D एरे है इसे अब हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसके एलिमेंट्स को अब हम इनपुट लेने वाले हैं। तो ये हमने 2D एरे डिफाइन कर दिया। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लूप है इसे हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे एंड हमारा जो सेकंड लूप है इसे हम आउटपुट के लिए यूज़ करने वाले हैं। लेट अस क्लियर दिस। इनपुट के लिए यहाँ पर हम हर बार सी इन करने वाले हैं matrix of I comma j को, and we don't need to use this end of line. Let's save it and let's run our code. तो let's suppose हम वही सेम एलिमेंट्स हैं जो अपने एरे के अंदर 2D एरे के अंदर इनपुट करना चाहते हैं, तो हमने एंटर किया एंड वही सेम 2D एरे हमारे लिए क्रिएट होकर आ गया। सो दिस इज हाउ वी ट्रवर्स ऑन आर 2D एरेज विद द हेल्प ऑफ लूप्स। अब 2D एरेज को जब हम मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं तो वो एक स्पेशल तरीके से स्टोर होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल एरेज होते हैं, नॉर्मल एरेज हमें पता है मेमोरी के अंदर लीनियरली स्टोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एरे ऑफ साइज 5 क्रिएट किया, तो यहाँ पर एलिमेंट 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अगर यहाँ पर हमारा मेमोरी एड्रेस 100 है एंड इफ द साइज ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट्स, तो हमारे पास 100 के बाद 104, 108, 112 एंड 116 इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स लीनियरली स्टोर होते हैं। 2D एरेज भी मेमोरी के अंदर लीनियरली ही स्टोर होते हैं एंड इस लीनियर स्टोरेज के 2 पॉसिबल तरीके हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो रो मेजर तरीके से स्टोर होते हैं एंड दूसरा वे होता है कि वो कॉलम मेजर तरीके से स्टोर होते हैं। अब इंटरनली हमारा जो 2D एरे है वो मेमोरी के अंदर रो मेजर में स्टोर होता है, कॉलम मेजर में स्टोर होता है। वो हम एज अ प्रोग्रामर एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो हमारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। रो मेजर तरीके से हमारी 2D एरे के स्टोर होने का मतलब है कि हमारा 2D एरे इंटरनली एक लीनियर एरे के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, यानी कुछ इस तरीके से ही स्टोर होगा। बस उसमें फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स आकर स्टोर हो रहे होंगे 4, 5 एंड 6, उसके बाद लास्ट रो के एलिमेंट्स आकर स्टोर हो रहे होंगे 7, 8 एंड 9। तो लीनियर फैशन ही रहा, पर पहली रो के एलिमेंट्स सबसे पहले आ गए, उसके बाद नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए एंड उसके बाद नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। तो अगर मेमोरी एड्रेसेस की बात करें तो अगर हम 100 से कंटिन्यू कर रहे हैं तो वील गेट 104, 108, 112, 116 एंड फाइनली 120, 124, 128 एंड 132। तो इस तरीके से लीनियर फैशन के अंदर ही हमारे सारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। कॉलम मेजर कहने का मतलब है कि अगर हम अपने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से स्टोर करें तो इस बार हमारे एलिमेंट्स कॉलम वाइज स्टोर होंगे। कॉलम वाइज मतलब पहले हमारे पास 1, 4, 7 आएगा, यानी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ये सबसे पहले लीनियर फैशन में हमारी मेमोरी के अंदर आकर स्टोर होगा। देन हमारा सेकंड कॉलम आएगा विच इज़ 2, 5 एंड 8। देन हमारा थर्ड कॉलम आएगा विच इज़ 3, 6 एंड 9। तो इस तरीके से ये जो सेम ही मेमोरी एड्रेसेस है यही यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाएंगे और लीनियर फैशन में ही हम अपने एरे को स्टोर करा रहे होंगे। मेजॉरिटी केसेस में जनरली हमें जो देखने को मिलता है दैट इज रो मेजर फॉर्म ऑफ अ 2D एरे इन द मेमोरी, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम किसी भी फैशन में हमारे जो एलिमेंट्स है वो स्टोर हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सीखने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर सर्च इन अ 2D एरे। अब एक नॉर्मल एरे के ऊपर हमने लीनियर सर्च को देखा हुआ है, हम उसी लीनियर सर्च को रेप्लिकेट करने वाले हैं ऑन 2D एरे। लेट्स सपोज हम अपने 2D एरे के अंदर हमें किसी की के लिए सर्च करना है। लेट्स सपोज वी हैव टू सर्च फॉर 8। अब 8 को सर्च करने के लिए नॉर्मल एरे के ऊपर हम एक एक इंडेक्स पर जाते थे और अपनी की को सर्च करते थे। 2D एरे के केस में हम क्या करेंगे, हम एक एक सेल पर जाएंगे। बेसिकली एरेज के अंदर जो हमारा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है 2D एरे के अंदर वही रिप्लेस हो जाता है हमारे सेल के कॉन्सेप्ट से। तो जैसे पहले हम इंडेक्स को हर बार i++ लेते थे, इस बार हम सेल को i, j का कॉम्बिनेशन की तरह लेंगे। तो एक एक सेल पर जाने का मतलब है कि सबसे पहले हम इस सेल पर जाएंगे विच इज़ 0,0, फिर इस सेल पर जाकर की को चेक करेंगे विच इज़ 0,1, फिर इस सेल पर जाकर चेक करेंगे विच इज़ 0,2 एंड उसके बाद अपने रो को अपडेट कर देंगे 1,0, 1,1, 1,2 एंड इस तरीके से एक एक सेल पर हम जाकर चेक करने वाले हैं जब तक हमें हमारी की नहीं मिल जाती। तो इसका जो कोड है वो बहुत ही ईजी होने वाला है। अगर हमने ऑलरेडी अपने इनपुट एंड आउटपुट के नेस्टेड लूप को समझ लिया है तो बिल्कुल वैसा ही हमें नेस्टेड लूप लगाना है और वैसे ही जैसे हम लीनियर सर्च एरे के ऊपर परफॉर्म करते थे वैसे ही हमें अपनी की को सर्च करना है। अगर हमें ऑलरेडी इनपुट आउटपुट का लूप वाला लॉजिक समझ में आ गया है तो यहाँ पे आपको पॉज करना है और एक बार खुद से अपने 2D एरे के ऊपर लीनियर सर्च का कोड लिखने की कोशिश करनी है। तो लीनियर सर्च का लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से हम आउटपुट को हटा सकते हैं एंड अपने मैट्रिक्स को हम चाहें तो री इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द सेम वैल्यूज। लेट अस रिमूव दिस।
अब हमें क्या करना है, अब हमें एक फंक्शन बनाना है, लेट अस कॉल इट बूलियन एंड लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च के अंदर सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स को पास करेंगे। तो मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से पास कर सकते हैं, साथ में हमें मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम्स को पास करना पड़ेगा। अब जब भी हम अपनी मैट्रिक्स को किसी फंक्शन को पास करते हैं, हम चाहें तो उसके रो नंबर स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी मैट्रिक्स के जो कॉलम नंबर है वो यहाँ पर डिफाइन करने ही करने पड़ते हैं। दिस इज द कंपलसरी फॉर्मेट ऑफ C++। अब यहाँ पर लीनियर सर्च का कोड लिखने के लिए हमारे पास एक और पैरामीटर आएगा विच इज इक्वल टू द की, जिसे हमें सर्च करना है। हम एक लूप चला सकते हैं फॉर इंटीजर i इक्वल 0, i लेस देन आर रोज, i प्लस प्लस, एंड नेस्टेड फॉर्म में हम अपने एक एक कॉलम पर जाएंगे, j लेस देन कॉलम्स, j प्लस प्लस। अगर कहीं भी हमारी मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j की के इक्वल हो जाती है तो उस केस में तो हम यहीं से ही रिटर्न कर सकते हैं ट्रू, एंड नहीं तो लूप के ख़त्म होने के बाद हम रिटर्न करने वाले हैं अपनी फॉल्स वैल्यू को। तो लेट अस ट्राई टू सी आउट linear search for my matrix rows columns, and इस बार की को ले लेते हैं, let's suppose हम 8, let's save it and run। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 8 एग्जिस्ट करता है, बट अगर हम 20 को पास करें तो हमारे पास आंसर में आएगा 0। अब यहाँ पर तो हमने ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करवाया है। आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि कभी भी अगर हमें लीनियर सर्च के अंदर अपनी की अपनी मैट्रिक्स के अंदर मिल जाती है तो हमें क्या करना है, उस सेल का हमें रो एंड कॉलम का एक पेयर रिटर्न करना है। पेयर C++STL के अंदर दो वैल्यूज का एक कॉम्बिनेशन होते हैं, जिनको हमने ऑलरेडी अपने C++STL वाले वन शॉट के अंदर कवर किया हुआ है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वन शॉट तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप 100% अपनी प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। पेयर्स अगर हमने नहीं पढ़ा है तो इनको जाकर हम पढ़ सकते हैं, और अगर हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो दैट्स गुड। जहाँ पर भी हमें हमारी की मिलती है हमें उसके रो एंड कॉलम यानी i एंड jth वैल्यू का एक पेयर बनाकर रिटर्न करना है अपने फंक्शन से। अगर हमें अपनी की नहीं मिलती लीनियर सर्च के अंदर तो उस केस में हमें -1, -1 का एक पेयर रिटर्न करना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम होगी जिसमें लॉजिकली हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल इजी लेवल होमवर्क प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम मैट्रिसेस का एक और सवाल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमम रो सम। अगर हमें इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना है, हमें उसकी उस रो का सम रिटर्न करना है जो सम मैक्सिमम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी रो 0 है तो रो 0 का सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी इक्वल टू 6। अगर ये हमारी रो 1 है तो रो 1 का सम हो जाएगा 4 + 5 + 6 विच इज इक्वल टू 15। अगर ये हमारी रो 2 है तो रो 2 का सम हो जाएगा 7 + 8 + 9 विच इज इक्वल टू 24। तो हमें पता है 24 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो हमें उसी वैल्यू को रिटर्न करना है। तो सारे के सारे रोज का हम सम कैलकुलेट करने वाले हैं इंडिविजुअली रो वाइज, एंड जो भी सम मैक्सिमम है उसे हम रिटर्न करने वाले हैं। इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल होगा। पहले तो नेस्टेड लूप के अंदर हम जाएंगे और फर्स्ट रो का सम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सेकंड रो का सम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम थर्ड रो का सम कैलकुलेट करेंगे, और हम एक वेरिएबल बना सकते हैं कॉल्ड मैक्स रो सम, जिसे इनिशियलाइज कर सकते हैं इंटीजर मिन के साथ, एंड इस वैल्यू के साथ अपनी हर एक इंडिविजुअल रो के सम को हम कंपेयर करके अपना मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक बार कोड लिखकर देखते हैं। लेट अस क्लियर दिस एंड यहाँ पर अपनी मैट्रिक्स को रिक्रिएट कर लेते हैं। ये जो हमारी मैट्रिक्स होगी दिस विल बी 3,3 साइज मैट्रिक्स। यहाँ पर एक और हम फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स कॉल दिस इंटीजर मैक्स या गेट मैक्स सम। गेट मैक्स सम के अंदर एक तो हमें अपनी मैट्रिक्स को पास करना है, इसके साथ में हम अपने रोज एंड कॉलम्स को पास करने वाले हैं। यहाँ पर हम कॉल करेंगे अपने गेट मैक्स सम को, जिसके अंदर पास कर दिया हमने सारी की सारी वैल्यूज़। अब लेट अस क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड मैक्सिमम रो सम, जिसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं इंटीजर मिन के साथ। तो बेसिकली जो हमारा मैक्सिमम रो सम कैलकुलेट करने का प्रोसेस है दैट इज प्रिटी सिमिलर टू जैसे हमें एक लीनियरली अगर किसी एरे के अंदर से मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, बिल्कुल सेम लॉजिक रहेगा। बस इस बार एरे को तो हम क्या करते हैं लीनियरली ट्रिवर्स कर देते हैं एक बार सिंगल गो में, लेकिन 2D मैट्रिक्स को ट्रिवर्स करने के लिए हमें अपने नेस्टेड लूप्स को यूज करना पड़ता है। तो लेट अस क्रिएट आवर नेस्टेड लूप i is equal to 0, i less than rows, i plus plus for integer j equal 0, j less than columns, j plus plus। हर बार हम एक वेरिएबल ले सकते हैं। लेट अस कॉल दिस वेरिएबल रो सम, जिसे इनिशियलाइज कर सकते हैं 0 के साथ। तो हर बार रो सम के अंदर हम अपने कॉलम
वैल्यू को ऐड करते चले जाएंगे, प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। तो किसी भी ith रो का जो सम होगा वो इस रो सम के अंदर ऐड हो जाएगा। इनफैक्ट इसे हम रो सम आई भी कह सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हम ith रो का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे ही ith रो का सम कैलकुलेट हो गया वैसे ही उसे हम मैक्स रो सम के साथ कंपेयर कर देंगे। तो मैक्स रो सम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स रो सम एंड ith रो का सम। एंड लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं अपना मैक्स रो सम। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन आवर कोड। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 24 के इक्वल। बट लेट्स सपोज हमारी फर्स्ट रो के अंदर अगर इस 3 को हम रिप्लेस कर दें 30 के साथ, तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट 33 एज आवर आंसर। तो हमारी फर्स्ट रो का सम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। अब जैसे हमने मैक्सिमम रो सम को कैलकुलेट किया है, वैसे ही आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम है दैट यू हैव टू राइट द कोड फॉर मैक्सिमम कॉलम सम। तो फर्स्ट कॉलम हमारा ये हो जाएगा, सेकंड कॉलम हमारा ये हो जाएगा, थर्ड कॉलम हमारा ये हो जाएगा। आपको उस कॉलम का सम प्रिंट करना है जिसका सम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो जैसे अभी हमने अपनी मैट्रिक्स को रो वाइज ट्रिवर्स किया है, आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम होगी कि आपको कॉलम वाइज अपनी मैट्रिक्स को ट्रिवर्स करना है और ith या टू बी मोर स्पेसिफिक jth कॉलम्स का सम कैलकुलेट करते हुए चले जाना और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कॉल्ड डायगोनल सम। डायगोनल सम क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक 2D एरे या फिर एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी इसमें इंस्टेड ऑफ 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे पास एक सिंपल n की वैल्यू होगी। हमारे पास n ही रोज हैं एंड n ही कॉलम्स हैं। तो जो हमारे पास 2D एरे गिवन है, एक तरीके से इसे हम अपनी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स हमने ये ली है जिसमें n की वैल्यू 4 की इक्वल है एंड एक मैट्रिक्स हमने ये ली है जिसमें n की वैल्यू 3 की इक्वल है। तो इस तरीके के हमारे पास 2D एरेज गिवन है। हमें अपने 2D एरेज के लिए उनके डायगोनल सम को रिटर्न करना है। अब एक 2D एरे के अंदर डायगोनल होता है इस तरीके की लाइन, जिसके अंदर लेफ्ट कॉर्नर से हम अपने राइट बॉटम कॉर्नर की तरफ जा रहे होते हैं एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से हम अपने टॉप राइट कॉर्नर की तरफ जा रहे होते हैं। अब डायगोनल्स के अंदर ये जो हमारा फर्स्ट डायगोनल होता है इसे हम अपना प्राइमरी डायगोनल कहते हैं एंड ये जो हमारा सेकंड डायगोनल होता है इसे हम अपना सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल के अंदर सम जो होगा वैल्यूज का वो होगा 1 + 6 + 11 + 16 के इक्वल। यानी इन 4 सेल्स का जो सम है उन्हें हम ऐड कर रहे होंगे। सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 34 एंड जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके अंदर हम इन 4 वैल्यूज को ऐड कर रहे होंगे। तो हमारे पास 4 + 7 + 10 + 13 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 34। तो हमें प्राइमरी डायगोनल प्लस सेकेंडरी डायगोनल की जो सारे के सारे सेल्स हैं उनका सम रिटर्न करना है। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए हमारा जो सम हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 60, जिसे हमें एज आर आंसर रिटर्न करना है। सेकेंड मैट्रिक्स का अगर एग्जाम्पल लें तो इसके अंदर ये हमारा प्राइमरी डायगोनल हो जाएगा। प्राइमरी डायगोनल के अंदर वैल्यूज हैं 1 + 5 + 9 के इक्वल, दिस इज इक्वल टू 15 एंड ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल हो जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल के अंदर वैल्यूज हैं 3 + 5 + 7 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 15। अब यहाँ पर क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल के अंदर हमारा ये जो 5 है ये कॉमन है, ये प्राइमरी डायगोनल के सम के अंदर भी आता है, ये सेकेंडरी डायगोनल के सम के अंदर भी आता है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों के सम में एक एक बार 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो हमें 5 को 2 टाइम सम करके ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर हमारा जो सम हो जाएगा दैट विल बी प्राइमरी डायगोनल प्लस सेकेंडरी डायगोनल माइनस जितने भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। और जनरली जब हम डायगोनल की बात करते हैं हमारे पास एक ही सिंगल कॉमन एलिमेंट आता है, वो भी तब आता है जब हमारी मैट्रिक्स का जो साइज है, स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज, वो एक ऑड वैल्यू है। उस केस में हमारे पास बीच वाला जो सेंटर वाला एलिमेंट होता है दैट इज अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन द 2 डायगोनल्स। तो इस केस में हमारा जो सम हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 15 + 15 - 5 यानी इक्वल टू 25। तो फर्स्ट केस में हमारा आंसर 60 हो गया, सेकंड केस में हमारा आंसर 25 हो गया। अब हम कैसे अपने डायगोनल्स के लिए उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं उसे एक बार देखते हैं। डायगोनल सम कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है पहले हमें अपनी प्राइमरी डायगोनल का सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी डायगोनल का सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसके प्राइमरी डायगोनल के अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं उन्हें एक बार नोटिस करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें, लेट अस रीसाइज इट अ बिट। इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी डायगोनल है उसके अंदर सेल्स में दिस इज सेल 0,0, दिस वन इज सेल 1,1, ये जो हमारा सेल है दिस इज 2,2 एंड ये जो हमारा सेल है दिस इज 3,3। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डायगोनल के जो सेल नंबर्स हैं उनके अंदर हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न ये है कि प्राइमरी डायगोनल के जो सारे के सारे सेल्स होते हैं उसमें रो की वैल्यू हमेशा कॉलम वैल्यू की इक्वल होती है।
तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हमें प्राइमरी डायगोनल की वैल्यूज निकालनी है तो हम उसे सिंपली कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, जहां पर हमेशा हमारे आई की वैल्यू जे की वैल्यू के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम अपने प्राइमरी डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी दिस इज 0,0, यहाँ पर भी दिस इज 1,1 एंड यहाँ पे दिस इज 2,2। अब सेकेंडरी डायगोनल की अगर बात करें तो एक बार सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। सेकेंडरी डायगोनल के अंदर दिस इज 0,3, इसकी अगर बात करें तो दिस इज 1,2, इसकी बात करें तो दिस इज 2,1 एंड इस सेल की बात करें तो दिस इज 3,0। तो ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल हो गया। अब सेकेंडरी डायगोनल के अंदर एक और पैटर्न हम नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हमारा रो नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा कॉलम नंबर्स क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। अब पैटर्न्स वाले हमारे पुराने चैप्टर के अंदर इस तरीके का लॉजिक हमने बहुत बार डेराइव किया है। बेसिकली हमें ये पता है जैसे जैसे हमारी आई की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे जे की वैल्यू कम हो रही है, और आई की वैल्यू अगर 1 से बढ़ रही है तो वैसे ही जे की वैल्यू 1 से कम हो रही है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे सेकेंडरी डायगोनल के अंदर जो भी हमारा जे का लॉजिक होगा उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस आई के इक्वल आती होगी। अब हमें पता है हमारा जो सेकेंडरी डायगोनल होता है वो हमेशा इस सेल के साथ स्टार्ट होता है। इस सेल की वैल्यू हमेशा 0 एंड n-1 के इक्वल होती है। ये फिक्स्ड है। हमारी फर्स्ट रो का जो लास्ट कॉलम होता है दैट इज इक्वल टू n-1। इनफैक्ट किसी भी रो का लास्ट कॉलम इज इक्वल टू n-1। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा जो जे का लॉजिक होगा दैट विल बी n-1 माइनस आई, जो हमारे माइनस आई वाले लॉजिक को पूरा का पूरा फिट इन करता है। तो फर्स्ट वैल्यू n-1 कैसे होगी, जब हम n-1 से माइनस आई को माइनस करेंगे एंड सिंस i इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली लेट्स सपोज अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो i की वैल्यू जब हमारे पास 2 है तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी n यानी 4 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 एंड दैट इज वाई द कॉलम नंबर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा लॉजिक होता है सेकेंडरी डायगोनल के सेल्स का, जहां पर मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे के लिए हम अपने सम को कैलकुलेट करते हैं। तो प्राइमरी डायगोनल के लॉजिक में हमारा हर आई जे के इक्वल होता है, सेकेंडरी डायगोनल के केस में हमारा हर जे n-i-1 के इक्वल होता है। इनफैक्ट यहाँ चाहें तो इसको भी हम ऑपोजिट करके लिख सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी कि हर बार हमारे जे की वैल्यू हमारी आई की वैल्यू के इक्वल होती है। तो हर बार अपना सम फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने नेस्टेड लूप को रन कर सकते हैं। हमारा आउटर लूप आई इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस तक जाएगा एंड हर एक आई के लिए उसकी जब हम जे वैल्यू निकालेंगे तो जे 0 से लेकर जे लेस देन n जे प्लस प्लस तक जाएगा एंड यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं। हमें हर बार डायगोनल सम के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल के सेल्स को ही सिर्फ ऐड करना है। तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारे आई की वैल्यू किसी भी केस में जे की वैल्यू के इक्वल हो गई तब तो हम सम के अंदर अपने मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को ऐड करेंगे, या फिर एक हमारा एल्स वाला केस हो जाएगा अगर हमारी जे की वैल्यू इक्वल हो गई n-i-1 से, तो उस केस में भी हम मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे को अपने सम के अंदर ऐड कर रहे होंगे। तो ये भी सम के अंदर ऐड कर लेते हैं, ये भी सम के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे प्राइमरी डायगोनल की कंडीशन हो गई एंड ये हमारी सेकेंडरी डायगोनल की कंडीशन हो गई और लास्ट में हम अपने सम को रिटर्न कर सकते हैं। अब हमने ये जो इफ एल्स यूज किया है ये ऑटोमेटिकली हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स वाली कंडीशन है उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लें तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये 5 कॉमन एलिमेंट है। 5 वाला जो हमारा आई कॉमा जे है इस केस में आई भी जे के इक्वल होगा एंड इस केस में जे भी n-i-1 के इक्वल होगा। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, पर क्योंकि फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है उस केस में हम सिर्फ प्राइमरी डायगोनल का उसे एलिमेंट मानते हैं एंड नहीं तो हम एल्स इफ करके अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। तो अगर प्राइमरी डायगोनल के अंदर सेल नहीं है तभी हम सेकेंडरी की कंडीशन को चेक करेंगे, जिससे कॉमन एलिमेंट्स को हमें 2 बार काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो जब n इज इक्वल टू 3 साइज की इस तरीके की मैट्रिक्स के लिए हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी का सम कैलकुलेट करेंगे तो 5 ऑलरेडी प्राइमरी डायगोनल के अंदर इंक्लूड हो गया है, तो इसको सेकेंडरी के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जिससे हर एक जो एलिमेंट है वो एक ही बार काउंट होने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने डायगोनल सम के लिए कोड लिखने वाले हैं। तो कोड के अंदर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फंक्शन विच इज कॉल्ड डायगोनल सम, जिसके अंदर हमारी मैट्रिक्स है, हमारे पास हमारा n आ रहा है। अब डायगोनल सम को कैलकुलेट करने के लिए लेट अस टेक अ वेरिएबल कॉल्ड सम इज इक्वल टू 0। हम अपना लूप चलाने वाले हैं i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस। यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू सेम है तो हम सिर्फ n यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। एंड फॉर इंटीजर j इक्वल 0 j लेस देन n j प्लस प्लस। अगर हमारा i इज इक्वल टू j तब तो हम क्या करेंगे, सम के अंदर ऐड कर देंगे अपने मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j को। एल्स इफ अगर हमारा j इज इक्वल टू n-i-1 तो उस केस में हमारा एलिमेंट सेकेंडरी डायगोनल का पार्ट है तो उसे भी ऐड कर देंगे अपने सम के अंदर।
एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना सम ऑफ द एंटायर डायगोनल। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कॉल किया अपनी मैट्रिक्स के लिए एंड हमारा जो आंसर है दैट विल बी 34 + 34 यानी 68 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हमारे पास 68 आ गया। अब अगर हम अपने कोड को ध्यान से देखें तो हमारे इस कोड के अंदर हमने क्या किया है, नेस्टेड लूप को यूज़ किया है। नेस्टेड लूप को यूज़ करने की वजह से अगर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो आउटर लूप n टाइम्स रन करेगा, इनर लूप भी n टाइम्स रन करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो कोड है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है n² के इक्वल। पर हम चाहें तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली हमने जो प्राइमरी डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल का लॉजिक डिस्कस किया है उसमें क्या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ऑलरेडी i की वैल्यू है तो j की वैल्यू तो हम ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें j के लिए दोबारा से कोई लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे इस कोड के अंदर हमारे ये जो j वाला लूप है पूरा का पूरा ये काइंड ऑफ अ रिडंडेंट लूप है। बेसिकली हम इस पूरे लूप को हटा सकते हैं एंड हर बार सम के अंदर हम ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ i, i की वैल्यू को। हमारा जो प्राइमरी डायगोनल का लॉजिक है वो कहता है कि j की वैल्यू i के इक्वल होनी चाहिए एंड सेकेंडरी डायगोनल का लॉजिक कहता है कि j की वैल्यू n - i - 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो j की वैल्यू के लिए अलग से लूप नहीं लगाना, अगर i है तो j कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर i है तो j कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें लूप सिर्फ i का लगाने की ज़रूरत है। ये हमारे प्राइमरी डायगोनल की वैल्यू होगी जिसको हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड कॉमन वैल्यूज़ को अवॉइड करने के लिए अगर हमारे i की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू n - i - 1 उसी वाले केस में हम सम के अंदर अपने मैट्रिक्स ऑफ i, n - i - 1 को भी ऐड कर देंगे। तो ये कंडीशन हमने इसलिए ऐड की है ताकि 2 बार हमारी जो कॉमन 5 वैल्यू थी 3x3 के लिए वो 2 बार ऐड ना हो जाए। तो इस तरीके से भी हम अपने डायगोनल सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास सेम आंसर रिटर्न होकर आएगा एंड वी आर गेटिंग 68 एज आवर फाइनल आंसर। तो ये वाला जो हमने लॉजिक लिखा इसमें सिर्फ एक आउटर लूप है जो चल रहा है जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है टू अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज बिग ऑफ n। सो दिस इज अ बिग ऑप्टिमाइजेशन दैट वी हैव डन। तो इस तरीके से हम अपने डायगोनल सम वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। अब डायगोनल सम के बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D वेक्टर्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हैं वो हमने 2D एरेज की हेल्प से लिखी है। पर जैसे एरेज को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वेक्टर्स आए वैसे ही 2D एरेज को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 2D वेक्टर्स आए। 2D वेक्टर्स जस्ट लाइक प्लेन वेक्टर्स डायनेमिक होते हैं, रन टाइम पर रीसाइज हो सकते हैं एंड दे आर मोर एफिशिएंट। इनफैक्ट जनरली जो हम सवाल देखेंगे 2D एरेज के उसमें 2D वेक्टर्स ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब 2D वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली सिमिलर सा ही लॉजिक यूज़ करते हैं जो हम एक नॉर्मल वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। 2D वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं वेक्टर ऑफ इंटीजर एंड इसे हम नाम दे सकते हैं मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम अपने लिए 2D वेक्टर को डिफाइन करते हैं। ऊपर इंक्लूड कर लेते हैं #include आर वेक्टर एंड इस तरीके से हमारे पास हमारा वेक्टर आ जाता है। अब इस वेक्टर के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशंस या इनिशियलाइजेशन हम वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे एक नॉर्मल 2D एरे के ऊपर करते हैं। यानी यहाँ पर अगर हमें इसे इनिशियलाइज करना है हम इसे कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं 4, 5, 6 एंड 7, 8 एंड 9। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम सी आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ 0, 0। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। तो एक बार रन करते हैं तो हमारे पास 1 प्रिंट होकर आ जाएगा। हम चाहे तो 2D वेक्टर्स पर वैसे ही नेस्टेड लूप चला सकते हैं जैसे हम नॉर्मल 2D एरेज पर चलाते थे। यानी यहाँ पर फॉर इंटीजर i = 0, i लेस देन, हमें पता है हमने 3x3 साइज की अपनी एक मैट्रिक्स बनाई है तो अभी के लिए i की वैल्यू को लेस देन 3 रखते हैं। फॉर इंटीजर j = 0, j लेस देन 3 एंड j ++। हम हर बार सी आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ i, j को विद सम स्पेस एंड हर लाइन के बाद वी वांट एन एंड ऑफ लाइन। लेट्स सेव इट एंड रन। तो हमारे पास इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हमें डायनेमिकली साइज कैलकुलेट करना है क्योंकि मैट्रिक्स का साइज फिक्स तो है नहीं, रीसाइज हो जाते हैं हमारे वेक्टर्स तो रन टाइम पर। तो डायनेमिकली साइज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे किसी भी 2D वेक्टर के अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं वो होते हैं हमारा जो भी मैट्रिक्स है डॉट साइज के इक्वल। तो जो भी हमारी मैट्रिक्स है यानी हमारा 2D वेक्टर है उसका जो साइज वैल्यू होगी वो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे। तो यहाँ पर इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं विद मैट्रिक्स डॉट साइज एंड हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, नाउ वी नोट द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू हमारी एक रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उस वैल्यू के इक्वल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें अपने 2D वेक्टर का तो इंटरनली हमारा मेमोरी के अंदर जो 2D वेक्टर क्रिएट हुआ है वो कुछ इसी तरीके का क्रिएट हुआ है। अब इस 2D वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिस
वन रो इज इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स डॉट साइज। और हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे किसी भी ith मैट्रिक्स के अंदर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स ऑफ आई के अंदर जो हमारा साइज है एलिमेंट्स का, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज आई की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास स्टोर होकर आ जाएंगे। लेट्स सपोज आई की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास 0th रो के 3 एलिमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉलम वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल। तो रोज को हम लिखते हैं मैट्रिक्स डॉट साइज के इक्वल एंड कॉलम्स को हम लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट साइज के इक्वल। तो यहाँ पर इस 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट साइज से। लेट अस सेव इट एंड क्लियर एंड रीरन आवर कोड। तो इस तरीके से हमारा कोड रीरन हो जाएगा। अब 2D एरेज के कंपैरिजन में 2D मैट्रिक्स के पास एक एडवांटेज होता है एंड दैट एडवांटेज इज कि हम चाहें तो 2D वेक्टर्स के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर रो के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पर 2 और एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं। हम स्टोर करना चाहते हैं 10 और 11 को अपनी फर्स्ट रो के अंदर। तो वो कर पाना पॉसिबल होता है 2D वेक्टर के अंदर, क्योंकि 2D वेक्टर में तो डायनेमिक साइजिंग होती है। तो हम चाहें तो हर रो का डिफरेंट साइज रख सकते हैं। इस रो के लिए मतलब i इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा जो साइज होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा एंड इस रो के लिए मतलब i इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा जो साइज होगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। अगर 4, 5, 6 के बाद हम 10 एंड 11 को स्टोर कराना चाहें तो दैट इज कम्प्लीटली पॉसिबल एंड उसी वे में हमारे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। दैट इज वाई इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी प्रेफर टू यूज 2D वेक्टर्स इंस्टेड ऑफ 2D एरेज। तो आई होप कि यहाँ तक हमने 2D एरेज एंड 2D वेक्टर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। आज के चैप्टर के अंदर हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को तो डिस्कस किया ही है, साथ में आई हैव गिवन यू 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स। एक तो है कि लीनियर सर्च वाला जो हमारा सवाल है उसमें इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स यू हैव टू रिटर्न द I एंड J पेयर। पेयर्स के बारे में पहले ही बता दिया, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो एक बार STL वाला लेक्चर है डिटेल्ड वन शॉट जिसको आपको एक बार देख लेना है। एंड सेकंड होमवर्क प्रॉब्लम था कि हमें मैक्सिमम कॉलम सम जो है उसे कैलकुलेट करके रिटर्न करना है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो ये 2 प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी हैं, बहुत सिंपल लेवल की हैं, तो इनको आप एज अ होमवर्क प्रॉब्लम कर सकते हैं। आज के चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू 2D एरेज किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू 2 डायमेंशनल एरेज और 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, जिनको हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स के अंदर लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आई होप दैट यू हैव थॉरली एंजॉयड टुडेज लेक्चर एंड यू हैव गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस लेक्चर देन यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।